देखिए, सोसाइटी में आज हम एक कदम और आगे बढ़ेंगे बेटा। हमने लास्ट लेक्चर जो कंप्लीट किया था, वो जिस चैप्टर से कनेक्टेड था, वो दैट वाज द मार्केट एज अ सोशल इंस्टीट्यूशन। हमने अब तक के अपने लेक्चर्स के वाया इस 12th क्लास की बुक जो कि नाम है इंडियन सोसाइटी में फैमिली को, ट्राइब को, कास्ट को और मार्केट को एक सोशल इंस्टीट्यूशन की फॉर्म में देख लिया। आज हम एक कदम और आगे बढ़ेंगे। हम आज सोशल एक्सक्लूजन के बारे में पढ़ेंगे, इनइक्वलिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम भी वही है। चैप्टर बताता है पैटर्न्स ऑफ सोशल इनइक्वलिटी एंड एक्सक्लूजन। देखिए, अब तक जब आप फैमिली, कास्ट, ट्राइब एंड मार्केट को पढ़ रहे थे, आप इनका रोल इस कॉन्टेक्स्ट में देख रहे थे कि कम्युनिटीज़ को कैसे फॉर्म करती हैं ये सोशल इंस्टीट्यूशंस और कैसे सोसाइटी को सस्टेन कराती हैं। यानी कि आपने अब तक कास्ट, फैमिली, ट्राइब और मार्केट को जब पढ़ा तो आपने क्या सीखा? आपने इसके कंस्ट्रक्टिव डायमेंशन को सीखा। आपने देखा कि कैसे ये सोशल इंस्टीट्यूशंस ज़रूरी हैं कम्युनिटीज़ बनाने के लिए, जो लोग हैं उनको ऑर्गेनाइज करने के लिए, उनके बीच रिलेशंस इस्टेब्लिश करने के लिए और उन रिलेशंस के वाया एक्सचेंजेस फैसिलिटेट करने के लिए। तो कम्युनिटी फॉर्मेशन में इनका रोल हम देख चुके। सोसाइटी की कंटिन्यूटी मेंटेन रखने के लिए, समाज के बने रहने के लिए इनका योगदान हम देख चुके। आज हम इसके दूसरे पहलू की ओर ध्यान देंगे। हम ये देखेंगे कि जहाँ एक तरफ ये अपनी भूमिका निभाती हैं कम्युनिटीज़ फॉर्मेशन एंड कंटिन्यूटी और सस्टेनेबिलिटी ऑफ द सोसाइटी में, वहीं दूसरी तरफ इनकी एक भूमिका और है। यही सोशल इंस्टीट्यूशंस ये रोल भी प्ले करती हैं। क्या ये क्रिएट करती हैं और सस्टेन करती हैं किस चीज़ को? पैटर्न ऑफ इनइक्वालिटी एंड एक्सक्लूजन्स। आई बात समझ में? यही सोशल इंस्टीट्यूशंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्रिएशन एंड फॉर द सस्टेनेबिलिटी ऑफ द पैटर्न ऑफ इनइक्वालिटी एंड एक्सक्लूजन। यानी कि समाज में एक्सक्लूजन का आधार भी यही है, समाज में इनइक्वालिटी का आधार भी यही बनेंगी। और वो कैसे, वो हम आज के चैप्टर और लेक्चर के वाया एक्सप्लोर करेंगे। आप अलग अलग डायमेंशंस को समझेंगे। उसके वाया हमने यहाँ पर कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, धीरे धीरे हम उसके बारे में समझा देंगे। मैंने यहाँ पर लाइन लिखी है कि सोशल इनइक्वालिटी एंड एक्सक्लूजन आर फैक्ट्स ऑफ लाइफ क्वेश्चन मार्क। यानी कि इसका अर्थ क्या है? देखिए, जब आप अपने दैनिक जीवन में, रोज़मर्रा की लाइफ में, डेली लाइफ में आप कुछ चीज़ों को ऑब्ज़र्व करते हैं तो आपको लगता है कि ये चीज़ें यूजुअली हैं, ऐसा ही होता है, ऐसा आप मानते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे आप देखते हैं कि जो शहरों में रहने वाली मिडिल क्लास फैमिलीज़ हैं, उनके बच्चों को स्कूल छोड़ने या ले जाने के लिए कोई बच्ची या बच्चे ने ही बैग पकड़ा होगा और वो उनको स्कूल छोड़ने जा रहा होगा या जा रही होगी। आपके लिए ये चीज़ बड़ी यूजुअल ही है कि हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, वो बच्चों को खिलाने आती है, बच्चों की उम्र की है, बच्चों के साथ खेल लेती है और जब स्कूल जाना होता है तो उनका टिफ़िन या उनका बस्ता पकड़ के साथ ले जाती है, उनकी वाटर बॉटल। इस तरह से इसका भी मन लगा रहता है और बच्चे भी खुश रहते हैं। आपने इसको देख कर के कोई भी सरप्राइज़ शो नहीं किया, आपने कोई सवाल नहीं पूछा कि ऐसा क्यों है। सड़कों पर अक्सर ही हमें लोग भीख मांगते हुए नज़र आ जाते हैं और हम ये कहते हैं कि ये तो स्वाभाविक ही है। जैसे कि जब वो दरवाज़ा खटखटाते हैं तो हम ये कहते हैं कि वो ऐसे ही मांगने वाले होंगे, छोड़ो, क्या ध्यान देना उस चीज़ पर। बंद करना यार, बीच बीच में बंद कर दिया करना आप। तो हम कहते हैं क्या ही ध्यान देना, छोड़ो उस चीज़ को। ठीक इसी तरह से जब हम कई सारे ढाबों पे, कुछ दुकानों पर छोटी उम्र के बच्चों को, युवाओं को काम करते हुए देखते हैं, तब भी हम इस बात को बड़ा आम मानते हैं। हम कहते हैं, वो छोड़ू, पानी लेके आ भाई, सलाद लेके आ। एक सीरियल बना था या कोई कार्टून भी था जिसमें तो ये लाइन भी आ गई थी, ओए छोटे, सुनी होगी आपने। तो हम ये छोटू या छोटे शब्द से उस चीज़ को बिल्कुल स्वाभाविक बना देते कि हाँ ऐसा ही तो होता है। जब अलग अलग तरह की कंस्ट्रक्शन साइट्स पे या राशन की दुकानों पे, अक्सर राशन की दुकानों पे हम अपनी गाड़ी से खड़े होकर के कहते हैं, दूध के पैकेट पकड़ाना ज़रा, तो वो छोटा सा बच्चा भागा आता है कि हाँ हाँ लेके आ रहा हूँ फटाफट। हम उसको पैसे देते हैं, वो छुट्टे ला के हमें दे देता है। ये भी बड़ा स्वाभाविक सा लगता है। सवाल ये बनता है कि उन कंस्ट्रक्शन साइट्स पे, इन डिपार्टमेंटल या ग्रॉसरी या राशन की दुकानों पर, उन स्कूल ले जाते बच्चों के साथ जाने वाला ये बच्चा कौन है? ये सवाल बनता है।
सड़कों पर जो भीख मांग रहे हैं लोग, वो कौन हैं? ये भी सवाल बनता है। तो क्या इनका अधिकार नहीं होता होगा कि इन्हें भी स्कूल जाना चाहिए? हमारे मन में कभी ये प्रश्न आता है कि भाई ये जो चीज़ें, ये जो सेवाएं या ये जो इनकी परिस्थितियों को हम एक स्वाभाविक, एक नेचुरल कंडीशन में ले रहे हैं, ये शायद कुछ अननेचुरल रिप्रेजेंट कर रहा है, ये शायद कुछ अस्वाभाविक है, लेकिन हमें वो स्वाभाविक लग रहा है क्योंकि हम ऐसा मान के चल रहे होते हैं कि ये तो फैक्ट ऑफ द लाइफ है, दिस इज़ द फैक्ट ऑफ द लाइफ, जीवन का तथ्य है, ये ऐसा ही होता है, जबकि ऐसा शायद नहीं होता है। तो आपको पता भी नहीं चलता है, लेकिन अननोइंगली आप एक प्रक्रिया को, समाज के स्तर पर जो एक प्रक्रिया है सोशल इनइक्वालिटी या सोशल एक्सक्लूजन की, उसको जीवन का तथ्य मान के चलते हैं, जीवन का सत्य मान के चलते हैं, फैक्ट ऑफ लाइफ, जबकि ये नहीं है। ऐसा करके आप समस्या कहाँ खड़ी करते हैं? ऐसा करके आप प्रश्न करना छोड़ देते हैं कि भाई आपकी ऐसी परिस्थिति है तो क्यों है। ऐसा करके आप उनके विषय में विचार करना छोड़ देते हैं कि इसको उभारा कैसे जाए। ऐसा करके आप शायद उस दायित्व से मुक्त हो जाते हैं कि भाई मैं टैक्स क्यों ही भरूं। शायद आपको ऐसा लगे कि अगर मेरे द्वारा दिए गए 4 रुपये, 10 रुपये, 4,000, 10,000 या 40,000 या 1 लाख टैक्स के रूप में शायद किसी तरह से योजनाओं के माध्यम से इनके परिवार और इन तक पहुंचेगा, तो ट्रैफिक सिग्नल पे खड़े हुए उस बच्चे का एक जीवन बदल सकता है। लेकिन सोचने का अवसर ही नहीं मिलता क्योंकि हमारे भीतर स्थापित कर दिया जाता है कि ये ऐसा ही होता है, ये ऐसा ही है, इसमें कोई समस्या की बात नहीं है। समय ऐसा आ जाता है कि हम ग्लानि के भाव से भी मुक्त हो जाते हैं, हमें गिल्ट भी होना बंद हो जाता है। देखिए, मैं अक्सर सोचता रहता था कि जब भी किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई दूसरी पॉलिटिकल पार्टी ये सवाल पूछा करती थी कि भाई आपने कितने टिकट्स माइनॉरिटीज़ को दिए बताइए, आपने कितने एमएलए के लिए मुसलमानों को या सिखों को या और भी माइनॉरिटीज़ उनको टिकट दिए, या फिर कितने एमपी सीट के लिए, तो पार्टी ये कहती थी कि भाई हमें ज़रूरी ही नहीं है कि हम इस तरह से धर्म के आधार पर लोगों में बंटवारा करें, हम टिकट इस आधार पर देते ही नहीं, हम धर्म के आधार पर लोगों को बांटते ही नहीं, हम टिकट मेरिट के आधार पर देते हैं और जो नेता बनता है वो सबके लिए काम करता है। यदि विचार किया जाए तो आप इस प्रैक्टिस को इतना यूजुअल बना देना चाहते हैं कि आपकी कार्यप्रणाली में कोई अवरुद्ध ना पैदा हो, यानी कि ऑब्स्ट्रक्शन। जैसे मान लीजिए कि आपने किसी भी इस तरह के माइनॉरिटी सेगमेंट के लोगों को टिकट ही नहीं दिया, और सपोज़ कीजिए कि आपके शासन के दौरान कई तरह के गुट या समूह या फ्रिंज ग्रुप्स उन माइनॉरिटीज़ के विरुद्ध कुछ कर रहे हैं। आपकी पार्टी की तरफ से तो भीतर से आप पे कोई दबाव कभी बनेगा ही नहीं, क्योंकि आपने इस तरह के लोगों को तो कभी टिकट दिया ही नहीं। पर मान लीजिए कि आपने अच्छे खासे नंबर में माइनॉरिटी से बिलोंग करने वाले लोगों को टिकट दिए और वो एमपी एमएलए बने हुए हैं। अब अगर आपके शासनकाल में ऐसी चीज़ें होंगी तो उन एमएलएस को अप्रोच करेंगे वो माइनॉरिटी ग्रुप के लोग कि भाई आप हमारे नुमाइंदे हैं, पार्टी पे दबाव बनाएं, पार्टी सरकार पे दबाव बनाए कि इन चीज़ों को रोका जाए। फिर पार्टी पर दबाव बनेगा, फिर सरकार पर दबाव बनेगा, और सरकार नेचुरली एक समस्या में आएगी कि भाई पार्टी के इतने एमएलए या एमपी दबाव बना रहे हैं, सुनना तो पड़ेगा, वरना शायद हम सत्ता में ना रहें, फिर जवाब देना पड़ेगा। फिर शायद पार्टी की वो जो मूल इच्छा है पार्टी उसकी पूर्ति ना कर पाए। शायद इसीलिए ये प्रयास किया जाता है, इस तरह के दोहरे स्टेटमेंट दिए जाते हैं कि भाई हम तो धर्म के आधार पर टिकट देते ही नहीं, हम तो मेरिट के हिसाब से देते हैं, धर्म के हिसाब से तो आप देते हो, आप लोगों को बांटते हो। ये कोई सही तर्क नहीं है। आपको ऐसा बना दिया जाता है कि आप विचार ही ना करें कि अगर उन माइनॉरिटीज़ का रिप्रेजेंटेशन नहीं हो रहा है तो उनको क्या नुकसान पहुंच सकते हैं। सही में पार्टी के ऊपर कोई प्रेशर ग्रुप की तरह काम करने योग्य यदि एमएलए ही ना हो तो कितनी समस्या पैदा हो सकती है, अभी तो बड़ी बात है ना। सो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। इसी तरह से जीवन में इस तरह की बहुत सी एक्सक्लूजन्स हैं, बहुत सी इनइक्वालिटीज़ हैं, लेकिन हम रोज़ के जीवन में उन्हें देखते हैं, भावनाएं ऐसी तैयार कर दी जाती हैं कि ये कुछ है ही नहीं, जो है वो बस फैक्ट ऑफ लाइफ है। हम इसे फैक्ट ऑफ लाइफ किस आधार पर कहते हैं? ये जो एवरीडेनेस है, ये एवरीडेनेस ऑफ सोशल इक्वलिटी, सोशल इनइक्वालिटी एंड एक्सक्लूजन ऑफन मेक देम अपीयर इनएविटेबल, ऑलमोस्ट नेचुरल। होता ये है कि हम ऐसा मानते हैं कि ये चीज़ें नेचुरल हैं, तर्क आ जाते हैं। तर्क क्या आ जाता है?
तर्क ये आ जाता है कि भाई ये लोग मेहनत नहीं करते। हम ये तर्क देते हैं कि भाई ये मेहनत नहीं करते, ये पढ़ते लिखते नहीं हैं, ये पढ़े लिखें मेहनत करें इनका जीवन बदल जाएगा। तो हम ऐसा मानने लग जाते हैं कि इनकी परिस्थिति का कारण यही लोग हैं, हम ऐसा मानते हैं। कई बार ऐसा होता भी है कि बड़े अच्छी कमाइयाँ उन्हें भीख मांग के हो रही होती हैं, फिर वो ये देखते हैं कि भाई क्यों ही मेहनत करनी या क्यों ही कहीं जा कर के पढ़ना, यहाँ से कमाई हो तो रही है। पर सवाल तो ये बनता है ना कि आप एक चीज़ में मुनाफा देखने लगे, वो मुनाफा देखने के लिए आपको पहले उस चीज़ में आना होगा। सवाल तो ये बनता है कि आपको वहाँ ला के पहली बार खड़ा किसने किया, वो परिस्थितियाँ क्या थी, वो हालात क्या थे। एक राष्ट्र के रूप में प्रश्न तो हमें उसे करना है, पहली बार खड़ा कैसे हुआ वो, क्यों कोई कंपेल होके वहाँ तक आ जाता है। फिर क्या कहानी इतनी सी ही रहती है कि पैसा ही कमाना है, कहाँ गई उनकी वो डिग्निटी, कहाँ गई उनकी वो रिस्पेक्ट, वो किस परिस्थिति तक मार्जिनलाइज किए गए होंगे कि उनके लिए सर्वाइवल ही एकमात्र आधार बन गया। डिग्निटी, रिस्पेक्ट और किसी तरह की भी सोशल स्टेटस उनके लिए काउंट ही नहीं करता। इसको जब आप तलाशने जाएंगे तो फिर आपको बहुत से जवाब मिलेंगे। अपने आप से सवाल करिएगा कि आप क्यों नहीं भीख मांग लेते, तो आपको बहुत से जवाब मिलेंगे कि लोग क्या सोचेंगे, समाज क्या सोचेगा, परिवार वाले क्या सोचेंगे, हमारे ख़ानदान वाले क्या सोचेंगे। ऐसा तो कभी किसी ने नहीं किया, नाक कट जाएगी। पता लगाइए कि फिर क्यों उनकी नाक नहीं कटती, क्यों उनके कोई समाज वाले ऐसा नहीं सोचते, क्यों उनके गांव वाले या उनके कुल वाले या उनकी बिरादरी वाले ऐसा नहीं सोचते कि क्या कहीं पूरी की पूरी बिरादरी को भिखमंगा तो नहीं बना दिया, पूरे के पूरे गांव वालों को मार्जिनलाइज करके वो हाशिए पे ला के खड़ा तो नहीं कर दिया कि वो इसके अलावा जी नहीं सकते। तो जब ऐसा हो जाता है कि हम क्या करते हैं, हम जब कुछ ऐसा कर रहे होते हैं जिसकी तरफ से समाज की मान्यता नहीं होती, तो हम ऐसा कोशिश करते हैं कि सारे ही वही करने लग जाएं या ज़्यादा से ज़्यादा साथी हमें मिल जाएं। याद होगा आपको एग्ज़ाम के पहले वाला वो दिन जब आप सारे दोस्तों को कॉल लगाते थे, तूने पढ़ाई की है। आपकी उम्मीद ये होती थी कि कोई तो मिले जो कहे यार मैंने कुछ नहीं पढ़ा और मुझे कुछ नहीं आता। इससे आपको हौसला मिलता था, आपको एक शक्ति मिलती थी कि बाकी भी मेरे ही जैसे हैं। लेकिन जैसे ही 10 लोगों को फ़ोन लगाया और 9 की तरफ से आया हाँ तैयार है, फिर आप की जो हालत होती थी, फिर आप पागलों की तरह फटते थे। और उस दिन वो MBD वाला श्योर शॉट ख़रीदा जाता था कि यार अब तो कुछ पढ़ ही लें। तो मुद्दा ये है कि कोशिश हम जब कुछ ऐसे कार्य करते हैं जो समाज द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है या जो वैसे भी नैतिक रूप में सही नहीं है, हम कोशिश करते हैं अपने साथियों को भी वैसा बना लें या वैसे साथी ढूंढ लें। तो फिर प्रयास करिए ये जानने के कि भाई उस पूरी के पूरे वर्ग को ही ऐसे परिस्थितियों में तो नहीं डाल दिया गया कि उनको अब ये प्रश्न एग्जिस्ट ही नहीं करता कि भाई समाज क्या सोचेगा, उनका समाज ही वही है। तो शायद वो उल्टा ये सोच रहे हो कि भाई समाज ने यहाँ खड़ा किया है, दे अब हमें सर्व करो। तो ऐसे में अगर आज वो उनके लिए प्रॉफिटेबल हो गया है, ये आज की बात है। मुद्दा ये है कि वो मजबूर क्यों हुए उस परिस्थिति में आने के लिए। चैप्टर उसकी बात करता है। चैप्टर प्रॉफिट एंड लॉस का तो है नहीं। आप ये तो डिस्कस नहीं कर सकते कि प्रॉफिट एंड लॉस क्या है ना। ये बात सही है कि जब आप किसी को देखते हैं वो फिट है, हेल्दी है, और आप उसे कहते हैं कि भाई भीख क्यों मांग रहे हो, आप जाइए कहीं काम करिए, तो वो सामने वाला कहता है अरे देना है तो दो ना बाबू। तो आप उसे कहते हैं भाई कहीं काम करो, मेहनत करो। वो कहते हैं चल ठीक है, बंद कर, कांच बंद कर, ज़्यादा ड्रामा मत कर। वो ज़रूर ढीठ हो चुका होगा, वो एक इंडिविजुअल ज़रूर ढीठ हो चुका है। मेहनत करे, जीवन बेहतर चल सकता है, लेकिन उसके ढीठ पने का कारण, उसे इतना ढीठ किसने बना दिया, ये सवाल बनता है। अब उसके बच्चे को आप स्कूल ले जाइए किसी तरह से, मैं आपको कहता हूँ पढ़ाइए उसे अच्छी तरह से, पढ़ा लिखा करके उसे शिक्षित करिए, उसे एक अच्छी नौकरी दिलाइए, फिर देखिए कि वो करेगा वो काम। कभी भी नहीं। आप उसे मुख्य धारा में लेके तो आइए, वो नहीं करेगा, आगे के वंशज भी नहीं करेंगे। तो फिर यहाँ से ये तो पता चलता है कि किसी के ढीठ होने के पीछे भी कुछ कारण होते हैं। वो कारण हमें पता करने होते हैं, हम उनके विषय में पढ़ रहे होते हैं। इन सब चीज़ों पर ही विचार करके समाज का उत्थान हो सकता है, अन्यथा तो केवल बातें ही हैं। उन बातों से चैप्टर आपको बचाना चाहता है। मुझे चैप्टर आपको ये बताता है कि ऐसा इसलिए नहीं है कि भाई ये चीज़ें यूजुअल हैं या ये चीज़ें इस वजह से हैं कि वो हार्डवर्क नहीं करना चाहते हैं, या इस वजह से हैं कि भाई वो पढ़ना लिखना नहीं चाहते हैं।
चीज़ें इस वजह से हैं कि कुछ संस्थाएं हैं, कुछ कारण हैं, हम उन कारणों को समझ रहे हैं। आई बात समझ में? तो वही यहाँ पर लिखा गया है कि सोशल इनइक्वलिटी एंड एक्सक्लूजन आर फैक्ट्स ऑफ लाइफ। क्यों? क्योंकि एवरीडेनेस ऑफ सोशल इनइक्वलिटी एंड एक्सक्लूजन ऑफन मेक देम अपीयर इनएविटेबल, ऑलमोस्ट नेचुरल। हम ये जो मानने लगते हैं कि ये चीज़ें नेचुरल ही हैं, यानी कि इन्नेट हैं, इन्नेट क्वालिटीज़। इन्नेट क्वालिटीज़ में क्या आ जाता है कि हम ये मानने लगते हैं कि इनमें एबिलिटी की कमी है, दे आर लैकिंग द एबिलिटी, ओके। और दूसरा हम ये मानने लग जाते हैं कि दे आर लैकिंग हार्ड वर्क, दे आर लैकिंग इनएबिलिटी, दे आर लैकिंग एबिलिटी, दे आर लैकिंग हार्ड वर्क। ये बात सही है कि इन्नेट क्वालिटीज़ किसी को बेटर बनाती हैं, यानी कि अगर आप इंटेलिजेंट हैं, अच्छे इंटेलेक्चुअल हैं, अच्छे, आप ठीक हो बेटा? विष्णु ठीक हो? ओके फाइन, बॉडी ओके, आप इंटेलेक्चुअल हो, आप इंटेलिजेंट हैं और आपके अंदर नॉलेज है, आप मेहनत करने के लिए भी तैयार हैं, नेचुरली ये चीज़ें आपको आगे की ओर तो लेके जाती हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन प्रश्न ये खड़ा होता है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ तब काम करती हैं चीज़ें जब बाकी के सभी फैक्टर इक्वल रखे जाएं, जब बाकी के सभी फैक्टर्स इक्वल रखे जाएं। और बाकी के सभी फैक्टर ऑलवेज़ इक्वल नहीं रहते ऐसे समाज में जिसमें ये सब संस्थाएं काम करती हैं। जब वो बाकी के फैक्टर इक्वल नहीं हैं तो आप लगा लीजिए जितनी मर्जी जोर एबिलिटी का, आप कर लीजिए जितना मर्जी हार्ड वर्क, फिर नतीजे वैसे निकल के नहीं आते हैं। तो दैट इज़ द कंसेप्ट। अमेरिका और यूरोप के समय में एक कहावत का जन्म हुआ। उन्होंने कहा कि यदि हार्डवर्क से ही सब कुछ जीवन में प्राप्त होता तो अमीर लोग हार्डवर्क को सिर्फ अपने पास ही रख लेते, तो कभी भी छोड़ते नहीं। वैसे यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, इसे कंफ्यूज मत करिएगा, ये ना हो कि घर जा कर के पढ़ना छोड़ दें, हार्डवर्क करना छोड़ दें कि भाई हार्डवर्क नहीं स्मार्ट वर्क। हार्डवर्क का अर्थ है यहाँ पर वो क्या है? हार्डवर्क अर्थात यहाँ पर ये कहा गया है कि अगर इतिहास को खोल के देखा जाए तो हर तरह का वो हार्डवर्क जिसे हम फिज़िकल हार्डवर्क कहते हैं, जिसे बैक ब्रेकर वर्क कहते हैं, चाहे वो चावल लगाने का काम हो खेतों में या चावल काटने का काम हो खेतों में, खेती बाड़ी के इस तरह के काम, कंस्ट्रक्शन सेक्टर में इस तरह के काम, बिल्डिंगों में इस तरह के काम, ईंटें उठा करके ढोहाने का काम, मिट्टी निकाल के ढोहाने का काम, इस तरह के सभी वर्कर और लेबर वर्क जो कि बैक ब्रेकर वर्क हैं, हार्ड वर्क से जुड़े हुए काम हैं, ये अक्सर गरीबों के हिस्से में आते हैं। ये अक्सर उनके हिस्से में आते हैं जिनके पास किसी तरह की कोई वेल्थ नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ काम को मैनेज कराना, काम को एक डायरेक्शन प्रोवाइड करना, काम को ऑर्गेनाइज करना, रूल एंड रेगुलेशंस बनाना, डिसीजन मेकिंग करना, किसी भी साइट या किसी भी काम के लिए एक प्लानिंग करना, ये सब तरह का जो स्ट्रेस है, इस तरह का जो वर्क है, वो उनके हिस्से में आता है जिन्होंने एक स्टेज ऑफ नॉलेज कलेक्ट कर ली है, एक लेवल पर डेवलपमेंट की है अपनी। देखिए कितना अंतर है। देखिए ये बात तो है, हार्डवर्क जैसे मान लीजिए कि मैं लेक्चर देता हूँ, हार्डवर्क इसमें भी है। किस तरह का हार्डवर्क है? बैठना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, दिमाग बहुत थकता है, स्ट्रेस बहुत होता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हार्डवर्क उसमें भी है। जो पर्सन मेरी गाड़ी धो रहा है वो कितना हार्डवर्क कर रहा है, 3 घंटे लग जाते हैं, सारा दिन शरीर दुखता है अगर खुद से गाड़ी धो घर में। दोनों ने हार्डवर्क किया, बट दोनों को रेम्यूनरेशन कितना अलग मिला। उसने हार्डवर्क किया 3 घंटे के लिए और उसको गाड़ी धोने पे मिले 200 रुपया। लेकिन आपने हार्डवर्क किया 3 घंटे और आपने एक लेक्चर दिया, आपने अच्छी कमाई की। कारण ये है कि आप अपने द्वारा किए जा रहे इस हार्डवर्क से एक फुल और एक्टिव लाइफ जी पा रहे हैं। फुल और एक्टिव लाइफ क्या होती है वो हम अभी समझेंगे। लेकिन मुद्दा ये है कि वो जो हार्डवर्क कर रहा है उस हार्डवर्क से वो अपनी फुल और एक्टिव लाइफ को नहीं जी पा रहा है। ये समस्या का कारण है जिसकी वजह से वो विकास नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से उसके पास कोई वेल्थ नहीं एक्यूमुलेट हो रही, जिसकी वजह से कोई एजुकेशन नहीं आ रही, जिसकी वजह से कोई सोशल स्टेटस, सोशल नेटवर्क नहीं बन पा रहे। उसके सामाजिक संबंध क्या ही होंगे मुझे बताइए। एक कंस्ट्रक्शन साइट पे सुबह से शाम तक ईटेड होते रहता है, क्या ही सोशल नेटवर्किंग या सोशल एसोसिएशन होगी? कुछ भी नहीं। इसलिए तो आप एक चीज़ देखिएगा कि चाहे भारत में गरीब से गरीब व्यक्ति हो, कितना भी कम कमाता हो, लेकिन एक कैपिटल या एक एसेट ऐसा है जिसका त्याग वो नहीं करना चाहते, वो है द सोशल कैपिटल, दैट इज़ द सोशल नेटवर्किंग और द सोशल एसोसिएशन। किस रूप में? उनके गांव देहात के रूप में। वो अपने ग्रामीण संबंधों को तोड़ते नहीं। यहाँ पर बस रहे कितने ही प्रवासी भारतीय हैं, वो कितने ही गरीब होंगे,
आप एक चीज़ देखेंगे, प्रत्येक दिन त्यौहार पर और हर तरह के कार्रवाइयों पर वो अपने गांव अवश्य जाते हैं, क्योंकि वो ये मानते हैं कि अगर किसी भी तरह से हम 3 तरह के कैपिटल्स का एकुमुलेट करते हैं, दैट इज़ द इकोनॉमिक कैपिटल, कल्चरल कैपिटल एंड सोशल कैपिटल, एटलीस्ट अगर हमारे पास पहले 2 इकोनॉमिक और कल्चरल कैपिटल नहीं है तो वी कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज़ द थर्ड कैपिटल, दैट इज़ द सोशल कैपिटल, दैट इज़ द सोशल नेटवर्किंग एंड एसोसिएशन। हमें अपने उस सोशल नेटवर्किंग को मेंटेन रखना है, क्योंकि एट द एंड यदि हमें कोई सेव कर सकता है तो वो चीज़ कर सकती है। इसलिए वो गांव के लोग यहाँ भी जब आते हैं आपसी संबंधों को बनाए रखते हैं, आपस में मिल के भोज करते हैं, खाते पीते हैं, आपस में मिल करके समय बिताते हैं और गांव भी जाते हैं। कई बार आप लोग विचार भी करते होंगे कि ये पैसे खर्च के गांव जाते हैं, क्यों ही जाते हैं? अब जब तुम लोग यहाँ रह रहे हो, यहाँ बस रहे हो, तो यहीं बस जाओ। तो वो यही कहते होंगे कि नहीं, कमरे गांव में बनाने हैं, घर गांव पे बनाना है, क्योंकि रीज़न इज़ द सोशल कैपिटल, वो वहाँ पर उनका एग्जिस्ट कर रहा है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। सो कुल मिलाकर के हार्डवर्क ही मात्र पर्याप्त नहीं है, अपॉर्चुनिटीज़ महत्वपूर्ण होती हैं, ये बड़ी चीज़ है। चांसेस, लाइफ चांसेस जो एक बहुत बड़ा वर्ड है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। व्हाट डू यू मीन बाय द लाइफ चांसेस? आपको राइट टाइप ऑफ एडवाइस मिल रही है कि नहीं, इन्फॉर्मेशंस आप तक पहुंच रही हैं कि नहीं, आपको रिसोर्सेज के ऊपर एक्सेस है कि नहीं, किसी तरह के प्रिविलेजेस और अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं कि नहीं। सच लाइफ चांसेस आर ऑलवेज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट ओनली द हार्ड वर्क। इफ़ आई एम डूइंग हार्ड वर्क सपोज, बट मान लीजिए कि किन्हीं जाति में होने के कारण से, ये जो कास्ट नाम का एक सोशल इंस्टीट्यूशन है, सपोज़ कीजिए कि मैं हार्ड वर्किंग हूँ, मैं पढ़ भी अच्छा रहा हूँ, पढ़ाता भी अच्छा हूँ, बट ड्यू टू दिस कास्ट बैरियर या सपोज दिस रिलीजन बैरियर, मान ही लीजिए कि मैं एक माइनॉरिटी कम्युनिटी से हूँ, सपोज़ कीजिए एक मेजॉरिटी डोमिनेटेड एरिया में, और तो कोई अपने बच्चे मेरे पास भेजना नहीं चाहता पढ़ने के लिए, क्या करूँगा बताइए? मेरे बोर्ड पे नाम ही ऐसा लिखा हुआ है जिससे मेरी कम्युनिटी का पता चलता है, और वो लोग मेरे पास नहीं भेजना चाहते, तो या तो मैं नाम बदल लूँ, किसी तरह से कोई लोकल नाम रख लूँ, ऐसा भी होता है, और या फिर मैं अपने आप को पीछे रखूँ कि नहीं और लोगों को आगे रख के काम करवाऊँ, ऐसा भी होता है। तो मैं तो हार्ड वर्कर हूँ, पर फिर भी मैं अपने उस हार्ड वर्क से फुल बेनिफिट डेराइव क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? क्योंकि कोई बैरियर्स हैं, रिलीजन का बैरियर है, कास्ट का बैरियर है, जो मुझे फुल और एक्टिव लाइफ जीने से रोक रहा है, जो मुझे सभी तरह की संभावनाओं को तलाशने से रोक रहा है, हर तरह की अपॉर्चुनिटी से बेनिफिट लेने से रोक रहा है। इसलिए नॉट ओनली हार्ड वर्क, अदर फैक्टर्स आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। जब तक वो सभी फैक्टर्स एक साथ काम नहीं करते तो समस्या आती है। आई बात समझ में? आप कई बार बेटर प्लेस्ड होते हैं, क्योंकि हो सकता है आप अच्छी कास्ट में जन्म ले गए, या फिर अच्छे रिलीजन में। अच्छा कास्ट, अच्छा रिलीजन का उद्देश्य यहाँ पर लेक्चर में सिर्फ वही है कि जिसके प्रति प्रेजुडिसेस कम है, जिसके प्रति डिस्क्रिमिनेशन कम है सोसाइटी में, इसी अच्छे बुरे के भेद को मिटाना है, तभी अच्छे बुरे शब्द का हम जिक्र कर रहे हैं। तो सपोज़ कीजिए कि आप ऐसी कास्ट या ऐसे रिलीजन में जन्म ले चुके हैं जिसके बाद आपकी स्वीकृति बहुत ज़्यादा है, आपको लेके एक एक्सेप्टेंस का लेवल बहुत ज़्यादा है, एक दरमियाने से हार्डवर्क के दम पर भी आप चल जाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ आप बेअंत हार्डवर्क कर रहे हैं, बट वो समाज के भीतर आपको लेके नज़रिया ही बड़ा नकारात्मक है, क्योंकि आप जिस कौम या जिस धर्म या जिस जाति से आते हैं उसकी स्वीकृति नहीं है। फिर आप क्या करेंगे बताइए? आपको सदियां लग जाएंगी, कई पीढ़ियां लग जाएंगी उभरने में, लेकिन दूसरे के लिए अवसर तैयार खड़े हैं। बस थोड़ी सी पढ़ाई, बस थोड़ी सी मेहनत, हाथों हाथ उठा लिए जाएंगे। कितना अंतर है बताइए? सो दैट इज़ द कंसेप्ट। आई बात समझ में? इस तरह से जीवन चलता है। तो सच थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट। सच सोशल इंस्टीट्यूशंस वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्रिएशन एंड सस्टेनेंस ऑफ द कम्युनिटी एंड द सोसाइटी। They are equally responsible for the creation and sustenance of the inequalities and exclusions. You need to study them also. Okay? ये बहुत महत्वपूर्ण है, और वही चीज़ यहाँ पर समझाई भी गई है। If all other things were equal, then personal effort, talent and luck would surely account for all the differences between individuals. जितने भी individuals हैं, मैं हूँ, आप हैं, कमल हैं, दीपांशु हैं, आप सभी हैं, हमारे बीच कई तरह के जो डिफरेंसेस हैं, किस बेसिस पे? ये पर्सनल एफर्ट के दम पर।
है ना। हो सकता है आप एफर्ट ज़्यादा कर रहे हैं, मैं कम, या मैं ज़्यादा आप कम। टैलेंट, देखिए कई लोग सुपर टैलेंटेड होते हैं, ये मानना पड़ेगा, अच्छे इंटेलेक्चुअल होते हैं, अपनी बात को बेहतर तरीके से रख पाते हैं, चीज़ों को देख के बेहतर डिकोड कर पाते हैं, ये सारे एक पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। वो कैसे डेवलप किए हैं वो अलग बात है, या कई बारी इनहेरिटेंस में है, या कैसे वो भगवान जानता है, लेकिन ये होता है। बेटर प्रेजेंटेशन, बेटर लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस, बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट्स, ये तो फ़ायदे होते हैं। लक भी एक फैक्टर है भाई। लक का फैक्टर बस यही है कि भाई वो 3 घंटे से लगा हुआ था और उसकी बारी नहीं आ रही थी पानी की टंकी में पानी पीने की। आप 3 घंटे 5 मिनट पे आए हैं और 3 घंटे 4 मिनट पे वो आखिरी था, पानी भर के चला गया, कोई लाइन ही नहीं है। अब आपको आते ही बाल्टी लगाने का मौका मिल गया, आप वहाँ पे क्या करेंगे? आपके साथी क्या कहेंगे? सारे बड़ा लकी है तू, यही कहेंगे ना। देखिए लक जो है वो बाई चांस होता है, इट्स अ बाई चांस। एक मूवी आई थी शायद लक बाई चांस, तो ये लकी ही तो हुए आप। कई बड़े सियाने होते हैं, वो कहते हैं बिजली का बिल भरने इतने बजे जाया करो, भीड़ नहीं मिलती, है ना। वो ठीक है, बाई चांस कई बारी नहीं मिलती, कई बारी बेइज्जती बड़ी होती है, क्योंकि भीड़ फिर उसी समय मिलती, क्योंकि सारे सियाने हुए होते हैं ना, सारे उतने में पहुँचे होते हैं ना, फिर चालाकी। तो इस तरह से ये चलती हैं चालाकियाँ। तो लक को किस संदर्भ में यहाँ इस्तेमाल किया मुझे नहीं पता, लेकिन मैं उसको कुछ इस तरह से समझ रहा हूँ। लक का उद्देश्य यहाँ पर अब डेस्टिनी बताया गया है या भाग्य है, ये यही जानते हैं जिन्होंने किताब बनाई है। हम इन 2 बातों पे फोकस करते हैं जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, और वो है पर्सनल एफर्ट और टैलेंट। ठीक है, इसको आप NCERT पे छोड़ देना, और भगवंत मान ने नया ऐप लॉन्च करना है 23 तारीख को। आप मैसेज करके पूछिएगा कि सर ये इसका मीनिंग क्या है, थोड़ा समझाइए। ठीक है, यू कैन आस्क देम। और उनसे पहले का एक मोदी जी का ऐप भी है मेरे ख्याल, लोग टूटी उटी सड़कों की फोटो में डाला करते हैं, नमो ऐप करके कुछ है। बेटा याद करो, पुरानी हो गई वो बातें, लेकिन था एक ऐप, किया था उन्होंने लॉन्च, आपको आ जाएगा याद। अब नेट पे जाके पढ़ना कि वो जो नमो ऐप था वो कैसे काम करता था। लोगों ने बड़ी सड़कें उड़कों की फ़ोटो में डाली। मेरे कज़न भाई का काम भी हुआ था उस ऐप के वाया, काम करता था वो ऐप। सत्य में रहना चाहिए। अगर कोई ये कहे कि ऐसे ऐप पहली बार या ऐसे व्हाट्सएप नंबर पहली बार चला रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि भाई ये हमेशा से ही चलते रहे हैं लंबे समय से। वो बात अलग है किसी ने वही टॉफ़ी नए पैकेट में डाल के दे दी, वो अलग बात है कि नहीं। तो दुकानदार पर डिपेंड करता है, दुकानदार अच्छा है तो टॉफ़ियाँ बिकती हैं, वही दुकानदार अच्छा नहीं है, डब्बे में मिट्टी उट्टी चढ़ी हुई है, आप कहते हैं अंकल ये तो पुरानी हो गई, है ना। तो दैट इज़ द कंसेप्ट। सो वी हैव टू स्टडी द होल चैप्टर इन दिस कॉन्टेक्स्ट कि ये चीज़ें नेचुरल, इन्नेट एबिलिटी, इन्नेट लेवल ऑफ इंटेलेक्चुअल स्ट्रेंथ, क्वालिटीज़ और हार्डवर्क, उन पे यकीनन निर्भर कर जाती हैं, बट कंडीशन होनी चाहिए कि अदर थिंग्स इक्वल हों, अदर थिंग इक्वल्स हों, फिर ये चीज़ें पर्सनल एफर्ट और टैलेंट डिफरेंस क्रिएट करते हैं इंडिविजुअल्स के बीच में, बट ये अदर थिंग्स ही इक्वल नहीं है, यही समस्या का कारण है। और उन्हीं समस्याओं के कारण से कुछ लोगों की वो परिस्थितियां हैं, और उन परिस्थितियों के उस एवरीडे कैरेक्टर ने ही हमें ये मानने पर मजबूर कर दिया है कि समाज में ये चीज़ें तो इनएविटेबल हैं, ये तो होगा ही, ये तो फैक्ट ऑफ लाइफ है, इसमें समस्या क्या है। और इस कारण से ये इनइक्वलिटी और एक्सक्लूजन्स निरंतर चलते रहते हैं, जो कि एक समाज के लिए घातक है, क्योंकि फिर आउटबस्ट भी आता है, ये सही नहीं है। इसी कॉन्टेक्स्ट में सवाल ये आता है कि भाई व्हाट इज सोशल अबाउट सोशल इनइक्वलिटी एंड एक्सक्लूजन। हम क्या पढ़ रहे हैं? सोशल इनइक्वलिटी एंड एक्सक्लूजन। व्हाई देयर इज नो वर्ड लाइक पॉलिटिकल, कल्चरल, इकोनॉमिक, ट्रेडिशनल, व्हाई इट इज सोशल? सो व्हाट इज सोशल इनटू दिस सोशल inequality and exclusion, that is the question. Okay, so now we will discuss about that element social. देखिए why it is social, because why social inequality and exclusion is a social concept, because they are not about individuals. Social inequality and exclusions are not about individual but about groups. Okay, so that is about the social aspect. देखिए जब आप बात कर रहे हैं किसी की भी, जो कि चौक पे खड़ा था कोई, या फिर किसी ढाबे पे लगा था कोई बच्चा, या फिर स्कूल लेकर के जा रहा था आप ही के परिवार के सदस्यों को, ये कहानी किसी इंडिविजुअल की नहीं है, ये कुछ खास समूहों की बात है। वो जेंडर के आधार पर हो सकती हैं, जैसे कि फीमेल,
ना तो उन्हें किसी भी तरह के वेदों का अध्ययन करने का अवसर प्रदान हुआ और ना ही मंदिरों में जाने की अनुमति थी, क्योंकि वो जेंडर वाइज फीमेल थी और ये अवसर प्राप्त थे पुरुषों को, महिलाओं को नहीं थी। तो ये सामाजिक ढांचा जो हमने बनाया, द सोशल स्ट्रक्चर, जिस सोशल स्ट्रक्चर को कंटिन्यू रखने के लिए अलग अलग सोशल इंस्टीट्यूशंस एग्जिस्टेंस में आई और जिन सोशल इंस्टीट्यूशंस में फिर डिस्क्रिमिनेशंस आई, जिनमें डिस्क्रिमिनेशन का आधार बना लिंग भी, यानी कि जेंडर। सो जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशंस हैं सोसाइटी में, क्योंकि सोशल इंस्टीट्यूशंस काम करती हैं जिनमें अलग अलग तरह से नारी को स्थान दिया गया है और वो स्थान पुरुषों के समान नहीं रखा गया है। शिक्षा के अवसर नहीं रहे, डिबेट डिस्कशंस की अनुमतियां नहीं थी, पब्लिक प्लेसेस में विचरण करने की अनुमति नहीं थी, नीतियां बनाने, निर्णय लेने की क्षमता नहीं दी गई उनको। और ऐसे में यदि वो आज दयनीय परिस्थितियों में अपने आत्मसम्मान की जंग लड़ रही हैं, तो ये ऐसा नहीं है कि ये स्वाभाविक ही है कि महिलाओं को तो इस तरह से करना ही होता है। नहीं, ऐसा इसलिए है क्योंकि ये एक सामाजिक संरचना के कारण हुआ है, एक सामाजिक ढांचे के कारण हुआ है, सामाजिक व्यवस्था के कारण हुआ है, सामाजिक संस्थाओं ने ऐसा करवाया है। वो संस्थाएं पितृ प्रधान संस्थाएं थी, तो सोसाइटी क्योंकि पैट्रियार्कल थी, इसी कारण से ये हुआ है। इसलिए दैट इज़ द सोशल, अबाउट द सोशल इनइक्वालिटीज़ एंड सोशल एक्सक्लूजन्स। ओके, ठीक इसी तरह से आप देख सकते हैं, जाइए पता लगाइए उन लोगों का कि किस गोत्र कुल से हैं, वर्ण व्यवस्था में वो कहाँ फॉल करते हैं, पता लगाइएगा, पता लग जाएगा आप लोगों को कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र में आते हैं क्या या फिर आउटकास्ट हैं। तो जब पता करेंगे तो पता चलेगा कि आउटकास्ट हैं, जिन्हें आप बड़ी सहजता से दलित कह देते हैं, वही हैं वो। तो फिर पता करिएगा कि ऐसा क्यों हुआ। तो फिर उनके लिए जो स्थान रखे गए कार्य के लिए, वही स्थान उनके लिए पक्के कर दिए गए। या तो स्कैवेंजिंग कर सकते हैं, या एग्रीकल्चर में बैक ब्रेकर हार्ड वर्क लेबरर के तौर पे काम कर सकते हैं, या चमड़े का काम कर सकते हैं। ये 3 काम हैं, आपको दे दिए गए हैं, कर लीजिए। इन्हें पोल्यूटेड वर्क कहा गया। और फिर आप जब पोल्यूटेड ही हो गए हैं तो आपको नॉन पोल्यूटेड कम्युनिटीज़ के साथ मिक्स कैसे होने दिया जाए, जब आप फिर उनके साथ मिक्स ही नहीं हो सकते। एजुकेशन देने की सारी सत्ता उनके हाथ में है, इकोनॉमिक रिसोर्सेज उनके कंट्रोल में है, समाज कैसे आगे बढ़ेगा निर्णय वो लेते हैं, राजनीतिक संस्थाएं और निर्णय उनके कंट्रोल में हैं। तो फिर कहाँ ही आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी थी, कहाँ ही कोई प्रिविलेजेस, तो फिर क्या ही थे लाइफ चांसेस। जब कोई लाइफ चांसेस ही नहीं थे, जब शिक्षा का कोई आधार ही नहीं, जब ऊपर की ओर जाने का कोई मार्ग ही नहीं, जब कोई तरीका ही नहीं अपने उत्थान का, तो उत्थान होगा भी कैसे। फिर पीढ़ी दर पीढ़ी सदियों से ऐसे चलते रहे और अंततः हम मार्जिनलाइज होकर के सड़कों के चौराहे पर आ गए। और सड़कों के चौराहे पर जब आ गए तो हमने देखा कि चलिए 400-500 रुपये दिहाड़ी यहाँ तो बन ही जाता है, फिर ज़रूरी किसी घर जा कर के काम करके गालियाँ खानी, फैक्ट्री में लातें खानी, किसी से इस तरह से ह्यूमिलिएट होना। जब हमें समाज ने सड़कों पर ला ही दिया तो सड़कों पे ही सही चलते रहते हैं। तो इससे अगर वो ढीठ हो गए एक समय के बाद, तो कारण हज़ारों वर्षों का आपके द्वारा दिया गया वो व्यवहार भी था, उसे पता लगाइए। जिम्मेदारियों से मुक्त ना हो जाइए केवल इतना कह करके कि भीख मांगने की आदत बढ़ गई है। उनकी यकीनन बढ़ गई होगी, उन्हें ये आदत डालने के लिए जिम्मेदार कौन है पता लगाना होगा। इसलिए एक राष्ट्र ऐसे कह के बच नहीं सकता, एक भारतीय राज्य यह कह के बच नहीं सकता, एक समाज ये कह के बच नहीं सकता। एक इंडिविजुअल के लेवल पर व्यवहार कुछ भी दिखाया गया हो चौक पे खड़े हुए, लेकिन एक समाज के रूप में आपको निरंतर प्रयास करने हैं कि ये ना हो, समाज में ऐसा वर्ग ना बने, वो लोग काम की तरफ वापस जाएं, वो लोग सम्मान की तरफ वापस जाएं। आपका दायित्व बनता है, आपका दायित्व बनता है कि आप उन्हें सम्मान के रूप में घर दें, वो घर में जाएं, उनकी कोई प्राइवेसी के राइट्स हों। आपका अधिकार, आपका ये दायित्व बनता है कि उनके बच्चों का जन्म भी अस्पतालों में हो। आपका दायित्व बनता है कि आप उनके बच्चों को स्कूलों तक ले करके जाएं, आप उन्हें बेहतर रोज़गार प्रदान करें। यह आप ही का दायित्व बनता है कि आप उन्हें एक देश एक नागरिकता के आधार पर समान नागरिक अधिकार